हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तैयारी जीआरएफ की लेक्चर 3। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 और इसमें हम लोग 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि तबीयत काफ़ी दिनों के बाद आज थोड़ा ठीक हुई है और उम्मीद करेंगे कि अभी जो वीडियोस हैं वो फर्दर आते रहेंगे। और मैसेज आ रहा था एक आपका और बार बार कमेंट भी आ रहा था यही कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की डेट क्या हो सकती है। देखिए, अगर हम अभी देखें जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है, जो कोविड-19 केसेस चल रहे हैं, अभी पीक आना बाकी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस टर्मिनोलॉजी या फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, पीक आना बाकी है। तो अभी भी हम लोग ये कह सकते हैं, एक प्रोडिक्शन दे सकते हैं कि 2 मंथ्स तक, 2 महीने तक तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाले नेशनल लेवल के। ठीक है, 2 महीने तक तो लगता नहीं है कोई एग्ज़ाम होंगे, लेकिन आपके पास प्रॉपर टाइम है। इस बीच अब अपनी तैयारी अच्छे से अपनी तैयारी कर ले। ठीक है, काफ़ी टाइम है आपके पास, तो 2 मंथ तक अप्रोक्सीमेटली नहीं होने वाले एग्जाम कोई। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 मैक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज और ये पार्ट 1 है। इससे नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने जो पोटेंशियल है वो देखना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपकी तैयारी कैसी है। तो इस जो ये वाला वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ईजी लेवल की, ईजी टू मॉडरेट लेवल होगा इनका। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट। तो डिफिकल्ट जो होगा क्वेश्चनिंग वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब पार्ट 2 में इसके। चलिए, तो जो भी है लाइव कमेंट्स ऑन है और लाइव कमेंट्स अपने आप कर सकते हो। ठीक है, लाइव चैट कर सकते हो। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कोविड-19 इम्पैक्ट टू रिकवर द इकोनॉमी फ्रॉम रिसेशन ड्यू टू कोविड-19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड। आई थिंक वॉइस में थोड़ा सा अभी क्लैरिटी या फिर वॉइस में थोड़ा सा हो सकता है कि जो नाक से आवाज़ आती है ना वैसी आए, क्योंकि थोड़ा सा अभी बाकी है ठीक होना। चलिए, सो कोविड-19 का इम्पैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी पॉलिसी रिसेशन में अडॉप्ट करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए, एक बार आंसर्स पढ़ लेते हैं फटाफट, जो ऑप्शंस है वो पढ़ लेते हैं। अडॉप्ट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। क्या है आंसर, कमेंट करेंगे। ठीक, तो राइट आंसर जो भी है आपके माइंड में स्टक कर गया होगा कि जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करती, वो फिजिकल पॉलिसी करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई का है, ये तो काट दो। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी काट दो। और जब ड्यूरिंग रिसेशन है, रिसेशन में हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करेगी। ठीक है, जो डी है बिल्कुल करेक्ट है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। इसमें एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी और टैक्सेस को कम करेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी वेरिएबल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज दे प्रिवेल्ड ऑन 15 अप्रैल 2021। अभी जो बाई मंथली पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग अनचेंज था, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, अनचेंज था। तो इसका सीक्वेंस क्या रहेगा। ठीक, चलिए, अब सीक्वेंस जो रहेगा उसका आंसर फटाफट देंगे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। अगर आपको पता है कि बैंक रेट कितना है, रेपो रेट कितना है, तो ये भी मेंशन कर दीजिएगा। चलिए, सो जो करंट रेपो रेट है वो रेपो रेट है 4%। बैंक रेट थोड़ा सा ऊपर होता है, दैट इज 4.25%। उसके रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है, तो वो अभी है 3.35%। और एसएलआर अपना 18% अभी चल रहा है। ठीक, तो सीक्वेंस क्या रहेगा इसका, हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, असेंडिंग में सबसे पहले रिवर्स रेपो रेट दैट इज 3 आना चाहिए, 3। उसके बाद रेपो रेट दैट मीन्स 2, दोनों में 2 है। उसके बाद बैंक रेट 4.25 फर्स्ट, तो दैट मीन्स जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर रह गया एसएलआर 18%, बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री शुड। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल करना है एंड इन्वेस्टमेंट को भी कंट्रोल करना है। तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मनी सप्लाई वगैरह बढ़ रही है। तो मनी सप्लाई वगैरह बढ़ रही है मतलब इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है उस टाइम में क्या करेगी आरबीआई या फिर कहीं किसी भी कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक। चलिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट एंड हाइक द कैश रिजर्व रेशो, या फिर बाई करेगी सिक्योरिटीज ओपन मार्केट से और दैट इज सीआरआर को लोअर कर देगी। बाई करेगी सिक्योरिटीज को और कैश रिजर्व रेशो बढ़ा देगी। सेल करेगी सिक्योरिटीज को और कैश रिजर्व रेशो को लोअर कर देगी। चलिए, क्या आंसर रहना चाहिए एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर वीडियो थोड़ा स्पीड में चल रहा है
तो इसको पॉज कर लीजिए ताकि प्रॉपर टाइम आपको मिल पाए। ठीक, चलिए, तो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन में जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, इनको सेल करेगा और सीआरआर भी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, सीआरआर भी इंक्रीज कर देगा। अब जो आरबीआई इससे क्या करेगा, मेनली सीआरआर बढ़ा देने से जो कमर्शियल बैंकों के पास पैसा है वो कम हो जाएगा और जो मनी लिक्विडिटी है वो भी कम हो जाएगी। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो यहाँ पे पैसा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो आता है, जैसे स्मॉल स्केल दैट इज स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, ये अगर बाहर बेच देगी तो यहाँ पे मनी की जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। सो ए इज करेक्ट। चलिए, फोर्थ वन, एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द क्लासिकल मैक्रो सिस्टम विल रिजल्ट। और एक बात हिंट दे देता हूँ आपको, जो क्लासिकल का कॉन्सेप्ट है दैट इज क्लासिकल मैक्रो सिस्टम, वो QTM के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर बेस्ड है। अब आपका ये क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा। ठीक, तो QTM में क्या कहता है, जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, प्राइस के ऊपर। ठीक है, सो इंक्रीज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल बिल्कुल बढ़ेगा। नो चेंज इन प्राइस लेवल, बिल्कुल नहीं। आंसर आपका क्या है वो आप फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डू नॉट चेंज, बिल्कुल ठीक है। एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, बिल्कुल गलत है। सो 1 and 3 डी जिसका भी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, फिफ्थ वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक, MPC और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर में क्या क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। नंबर 1, हायर द MPC लोअर इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हायर द MPC हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। MPC, when MPC is equal to 1, value of multiplier will be infinity and value of multiplier can be vary from 0 to infinity। तो क्या आंसर होगा ये फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सा पेयर इसमें से करेक्ट होगा। चलिए, अगर वीडियो थोड़ा फास्ट है तो इसको पॉज कर लेना। तो जो हायर द MPC और मल्टीप्लायर में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। एंड हायर द MPC हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, बिल्कुल सही है। MPC जब 1 होता है तो मल्टीप्लायर इन्फिनिटी हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज वेरीड, कैन बी वेरी फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 वेरी नहीं करता, दैट इज 0 to इन्फिनिटी वेरी नहीं करता, 1 to इन्फिनिटी वेरी करता है। ठीक, सो B and C, so that means B1 is correct। Okay, question number 6, which one is not a quantitative instrument used by RBI। ठीक है, कौन सा क्वांटिटेटिव नहीं है, मतलब क्वालिटेटिव है। बैंक रेट क्वांटिटेटिव, कैश रिजर्व रेशो क्वांटिटेटिव, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी क्वांटिटेटिव, एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट ये नहीं है। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, चलिए इसका मीनिंग बताएंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है, इसकी थोड़ा सा मीनिंग बढ़ा देंगे कमेंट में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस अमाउंट ऑफ लोन और सिक्योरिटी पेड। ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन्स और सिक्योरिटी पेड, और जो सिक्योरिटी पेड होती है, सिक्योरिटी की एक वैल्यू होती है। ठीक है, सिक्योरिटी की एक वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ का लोन ले रही है कमर्शियल बैंक RBI से, तो उसके बदले 120 करोड़ की, ठीक है, प्रॉपर्टी रख रही है। अब जो ये है तो क्वांटिटेटिव दिख रहा है, लेकिन 120 करोड़ की क्वालिटी है उस प्रॉपर्टी की। ठीक है, उस प्रॉपर्टी की उतनी क्वालिटी है, तो इसको हम लोग मानते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, रेपो रेट, SDRs, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक, तो काफी इजी क्वेश्चन है, मे बी आप लोगों ने जो आंसर है वो पोस्ट अभी तक कर भी दिए होंगे। ठीक, तो ट्रेजरी बिल आपको पता है ये 180 डेज, 365 डेज, 90 डेज गवर्नमेंट इशू करती है। कमर्शियल पेपर प्राइवेट कंपनीज, रेपो रेट RBI, एंड SDR IMF। चलिए, क्वेश्चन इज दैट व्हेन वाज SDR एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, SDR कब एस्टैब्लिश किया था IMF ने, इसको थोड़ा सा कमेंट करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले। ठीक, चलिए, जो राइट आंसर है वो आप देख लेना कौन से इसमें से राइट आंसर है, ऊपर हमने ऑलरेडी टिक कर दिए। ठीक है, चलिए कर देते हैं फिर भी। फर्स्ट का 3 एंड देन फोर्थ, देन रेपो रेट का हो गया RBI फर्स्ट, तो थर्ड वन इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्डिंग टू केंजियन थ्योरी। केंजियन थ्योरी के रिलेटेड कौन सा इसमें से करेक्ट है।
So state cannot stimulate growth. The theory was first published in the Wealth of Nations. Deficit spending is antidote to recession. None of the above. ठीक, काफी इजी है, अगर केन्जियन थ्योरी आपने पढ़ी है तो इजी है काफी। ठीक, तो राइट आंसर है दैट मीन्स सी, डेफिसिट फाइनेंसिंग या डेफिसिट स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9th, मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो बिटवीन। मनी मल्टीप्लायर कई बार पीजीटी के एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो बिटवीन, मनी मल्टीप्लायर दैट इज M3 अपॉन M0। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर का मल्टीप्लायर रेशियो। चलिए अब बताएंगे हाई पावर मनी। जो हाई पावर मनी होती है उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाई पावर मनी का एक फॉर्मूला होता है, जिसको भी याद है वो कमेंट कर देंगे फटाफट, ताकि और बच्चों को भी पता चल पाए। हाई पावर मनी का जो एक रेशियो होता है इसका भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम लेवल इज गिवन बाय। एक साथ इंटरेस्ट रेट का भी डिटर्मिनेशन और इनकम लेवल का भी डिटर्मिनेशन कौन सी थ्योरी के अंदर हम देखने को मिलता है हमें। ठीक, जनरल थ्योरी, सेविंग फंक्शन, ISLM फ्रेमवर्क, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक, माइंड में इंस्ट्रक्ट कर गया होगा। ठीक है, साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम लेवल। ठीक, तो इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल, और इंटरेस्ट रेट जुड़ा हुआ IS, और जो इनकम लेवल है या फिर आपका एक साइड में रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे साइड में इनकम लेवल। ठीक है, ISLM फ्रेमवर्क में। सो ISLM इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्यूजनबेरी, इंडिविजुअल कंजप्शन पैटर्न इज। इंडिविजुअल कंजप्शन पैटर्न इज, ठीक है, इंडिविजुअल कंजप्शन पैटर्न जो होता है, और ड्यूजनबेरी वैसे कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो हमारा जो कंजप्शन है, कंजप्शन कम नहीं होगा। ठीक है, या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज होगा, लेकिन घटेगा नहीं। ठीक, तो कंजप्शन पैटर्न इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल नहीं है, इनकम के साथ साथ बढ़ेगा और इनकम के साथ साथ कम नहीं होगा। कंजप्शन का पैटर्न इनकम के साथ साथ कम नहीं होगा, तो रिवर्सिबल तो है नहीं। ये तो केंज मानता है कि रिवर्सिबल है। कंजप्शन पैटर्न इज इरिवर्सिबल, बिल्कुल करेक्ट है। कंजप्शन पैटर्न जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, और इनकम कम होगी तो कंजप्शन का लेवल कांस्टेंट रहेगा, इरिवर्सिबल। इसलिए कंजप्शन पैटर्न इज इंटरडिपेंडेंस, करेक्ट है। कंजप्शन पैटर्न इज इंडिपेंडेंट, नो। सो दैट इज 2 and 3, जिसका भी 2 and 3 है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद होनी चाहिए तो इजीली हो जाएगा। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर आंसर दे दीजिए। तो WTO, अगर इंडिविजुअल पता है आपको कि इंडिविजुअल कौन से ईयर में सेटअप हुए थे तो फटाफट डेट्स भी लिख देंगे ताकि आप थोड़ा अपडेट रहो। चलिए, तो WTO 1995, और WTO का पुराना नाम बताएंगे कि WTO का ओल्ड नेम क्या था। उसके बाद FRBM एक्ट, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। उसके बाद फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। लम्स 1993। ठीक है, 1973 फेरा, और 1993 या 1992 भी कई बार बोलते हैं इसको, 1992 और 1993। ठीक है, लम्स। तो सबसे पहले हो गया अपना फेरा 3, उसके बाद नेक्स्ट हो गया लम्स, दैट इज 4th। तो कोड 1 बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ठीक है, देन WTO एंड देन FRBM एक्ट। चलिए नेक्स्ट वन, चलिए क्वेश्चन और दे देते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फेरा। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फेरा और कब ये चेंज हुआ। ठीक है, फटाफट कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट वन, अंडर द ISLM मॉडल साइमल्टेनियस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड मनी सप्लाई रिजल्ट इन। ISLM का कॉन्सेप्ट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड मनी सप्लाई, रिजल्ट इन, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और मनी सप्लाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है IS कर्व भी चेंज होगा और LM कर्व भी चेंज होगा, सो दैट IS कर्व मूव्स अपवर्ड। बिल्कुल ठीक है। चलिए आपका आंसर क्या है, पहले आप आंसर दे दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे आंसर की तरफ।
ठीक। सो आई एस कर्व मूव्स अपवर्ड। तो अगर आपने थोड़ा सा सोचना है इसके ऊपर तो वीडियो को पॉज कर लेना। बिल्कुल, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आई एस कर्व शिफ्ट आगे करेगा। एल एम कर्व शिफ्ट अपवर्ड, बिल्कुल ठीक है, जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा एल एम कर्व ऑल्सो भी शिफ्ट अपवर्ड। सो आई एस कर्व मूव डाउनवर्ड, नो बिल्कुल नहीं। शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, न्यू इक्विलिब्रियम, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पर अगेन पहुंच जाएंगे, ठीक। तो फर्स्ट सेकंड, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सो D1 इज करेक्ट। Question number 13. If the estimated saving function of an economy is S equal to 150 plus 0.75y, the value of Keynesian multiplier will be, ठीक है। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी फटाफट से बताएंगे। मल्टीप्लायर की वैल्यू k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, या फिर k इज इक्वल टू 1/1 MPS, ठीक है। फटाफट बताएंगे। अगर आपको आता है कॉन्सेप्ट तो आपने अब तक आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा, ठीक। सो सेविंग फंक्शन है, सो दैट मीन्स दैट इज ऑटोनोमस सेविंग। और उसके बाद हम लोग MPS, ठीक है, जुड़ा हुआ है MPS। सो MPS 1/0.75 कर दो, ठीक है। सो दैट मीन्स 1.33, जो आपका आंसर है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वन। इफ LM कर्व इज मोर इलास्टिक देन फिस्कल पॉलिसी वुड बी। इफ LM कर्व इज मोर इलास्टिक, जब LM कर्व आपका मोर इलास्टिक होता है तो उसके बाद फिस्कल पॉलिसी क्या होता है उसमें, ठीक है। चलिए जो ये वाला पोर्शन है, ये LM कर्व है, परफेक्टली इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। देन फिस्कल पॉलिसी वुड बी, ठीक। चलिए तो जो राइट आंसर होना चाहिए, LM कर्व यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है मोर इलास्टिक, ठीक है। मोर इलास्टिक ये वाला पोर्शन है, ठीक है, दैट मीन्स फ्लैट कर्व। सो दैट मीन्स फिस्कल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव, LM कर्व इज फ्लैट, सो मोर इफेक्टिव इज करेक्ट। Okay, question number 15. Consider the following statement. Philip curve is an inverse relationship between the rate of unemployment and the rate of inflation in an economy. Number second statement. Angel's law observes that as income rises, the proportion of income spent on food falls. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में से दोनों कौन से, दोनों ही ठीक है, दोनों ही गलत हैं, या फिर कोई एक ठीक है, ठीक। तो जस्ट सोच लीजिए आराम से। उसके बाद अगर वीडियो पॉज करना है तो यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो। सो जो दोनों ही स्टेटमेंट है बोथ आर करेक्ट, सो थर्ड वन इज करेक्ट। ओके, अगेन मैच द फॉलोइंग्स, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। वैल्यू ऑफ MPC 0.2, MPS 0.3, MPS 0 एंड MPC 0.4। अगेन इट इज क्वाइट ईजी। MPC और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं आएंगे, इजी लेवल के ही आएंगे, ठीक। MPC 0.2 मीन्स MPS 0.8, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली बन गया 1.25 फोर्थ। नेक्स्ट MPS 0.3, 1/0.3 दैट इज 3.33। तो जो आंसर अपना जा रहा है बिल्कुल 3 करेक्ट है। चलिए 17th, अगेन लिस्ट 1 and list 2. Some statements are there, some are related to Grange, Fisher, Wicksell and Classical, ठीक है। कौन कौन से स्टेटमेंट, किसके स्टेटमेंट है फटाफट कमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे राइट आंसर की तरफ, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू केंज इंटरेस्ट इज मॉनेटरी फिनोमिना एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंटरेस्ट इज रियल फिनोमिना, ठीक है। फर्स्ट का 4, तो इन दोनों में फर्स्ट का 4 है। और उसके बाद इरविन फिशर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इंटरेस्ट इज नॉन मॉनेटरी फिनोमिना, ठीक। सो दैट इज बी का सेकंड। फर्स्ट वन आंसर इज सो विक्सेल न्यू क्लासिकल। तो विक्सेल का कहना है इंटरेस्ट इज बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फिनोमिना, और वहीं क्लासिकल का इट इज रियल फिनोमिना। तो फर्स्ट वन करेक्ट। Okay, question number 18. Grayson's law in economics related which of the following?
ठीक है, ग्रेसम्स लॉ, बैड मनी डिराइव आउट गुड मनी। ठीक, सो ग्रेसम्स लॉ इट इज रिलेटेड विथ सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। ठीक है, इनका कहना है कि जो बैड मनी होती है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। ठीक है, बैड मनी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ के दो नोट हैं। ठीक है, एक नोट बिल्कुल ओल्ड है आपके पास और एक बिल्कुल न्यू नोट है 10 रुपीज़ का। तो आपकी टेंडेंसी क्या रहेगी, कौन से रुपीज़ को स्पेंड करने की टेंडेंसी रहेगी सबसे पहले, ओल्ड रुपीज़ या न्यू रुपीज़। ठीक है, कमेंट करेंगे कि कौन सा नोट आप सर्कुलेशन में लेके आओगे और कौन सा अपने पास संभाल के रखोगे। ठीक है, तो ओल्ड वाला जो होता है वो सर्कुलेशन में आ जाएगा, उसको आप खर्च कर दोगे, लेकिन न्यू नोट्स अपने पास संभाल के रख दोगे। तो क्या होता है कि ओल्ड करेंसी डिराइव आउट द न्यू करेंसी फ्रॉम द सर्कुलेशन। चलिए नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन इज एडवांटेजेस टू डेप्टर्स। जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, मुद्रास्फीति है, वो डेप्टर्स के लिए फायदेमंद है, जो ऋण ले रहा है उसके लिए बेनिफिशियल है। दूसरा स्टेटमेंट है इन्फ्लेशन इज एडवांटेजेस टू क्रेडिटर्स, मतलब जो ऋण दे रहा है उसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, बेनिफिशियल किसी एक के लिए होगा। तो इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट है वो मेनली होता है जो डेप्टर्स हैं उनके लिए। ठीक है, जो पैसा ले रहा है, क्योंकि उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है फ्यूचर में वो कम होनी होनी है इन्फ्लेशन के कारण। ठीक है, प्राइस के कारण उसकी रियल वैल्यू कम होनी होनी है। तो क्रेडिटर का साम लॉस है, यहाँ पे पैसा दे रहा है वो लॉस है उसका। ठीक, तो इन्फ्लेशन हमेशा एडवांटेजेस रहता है डेप्टर्स के लिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, in an inflationary period the appropriate policy for RBI would be। inflationary period है मतलब इन्फ्लेशन या फिर मनी सप्लाई इंक्रीज है, उसको कम करना है। ठीक, रिड्यूस CRR, reduce bank rate, sell government securities and encourage commercial banks to increase their loans। ठीक, इट इज़ क्वाइट ईजी। वैसे नेशनल लेवल का अगर क्वेश्चन देखें उस लेवल तो नहीं है, लेकिन बट पीजीटी में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसको कम करनी है। सो गवर्नमेंट दैट इज RBI विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, MDR विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सिस्टम रेफर टू। MDR, ठीक, MDR फटाफट कमेंट करेंगे, MDR। ठीक, सो दैट मीन्स मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR। चलिए नेक्स्ट वन, the minimum percentage of demand and time liabilities which a bank has to maintain in the form of liquid assets is known as। ठीक है, percentage of demand and time liabilities जो बैंकों को रखना होता है एज अ लिक्विड के तौर पे। ठीक है, CRR है, SLR है, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो है और डेप्ट इक्विटी रेशियो है। क्या है, चलिए काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो जो SLR है ये रहता है लिक्विड में, और अभी क्या है 18%। ठीक है, इट शुड बी गोल्ड भी हो सकता है, उसके बाद करेंसी भी हो सकती है। ठीक, तो गोल्ड में भी हो सकता है और करेंसी भी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट फॉर RTGS ट्रांजेक्शन। एक RTGS ट्रांजेक्शन होती है, उसकी मिनिमम लिमिट क्या होती है। ठीक, 10,000, 20,000, 1 लाख और 2 लाख। चलिए जो राइट आंसर है इसका मिनिमम लिमिट है वो है 2 लाख। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अपर लिमिट, व्हाट इज अ मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या है ये थोड़ा कमेंट करेंगे कि व्हाट इज अ मैक्सिमम लिमिट फॉर RTGS ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये कमेंट करेंगे ताकि सबको पता चल सके। चलिए नेक्स्ट वन, 24, हाउ लॉन्ग डज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम फ्रॉम। तो ये पूछ रहा है कि RBI का अकाउंटिंग ईयर कौन सा है। ठीक है, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर है इकोनॉमी का 1 अप्रैल टू 30 मार्च, लेकिन RBI का अकाउंटिंग ईयर कौन सा है। ठीक, जो करेक्ट आंसर है दैट मीन्स 1 जुलाई टू 30 जून। ठीक, तो ये है आपका 1 जुलाई टू 30 जून। चलिए और एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर कैलेंडर का फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन लास्ट, अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर आप बात करोगे न्यू क्लासिकल की, तो न्यू क्लासिकल हमेशा किसकी बात करता है,
द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लॉनेबल फंड्स। ठीक है, लॉनेबल फंड्स थ्योरी आपने पढ़ी भी होगी। चलिए, तो आज के लिए 25 क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लेक्चर 4। ठीक है, तैयारी जेआरएफ की लेक्चर 4। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट सेकंड। और ये जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के हम लोग डिस्कस करेंगे हाई लेवल के थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मीन्स लेक्चर 4 के साथ। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।